नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 11 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में समाज का बोध पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 समाज में सामाजिक संरचना, स्त्रीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं का टॉपिक पढ़ेंगे। सहयोग कि सहयोग क्या होता है, सहयोग किसे कहते हैं। सहयोग एक एकीकरण करने वाली प्रक्रिया है। यह मानव की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बिना सहयोग के समाज एक पल भी नहीं चल सकता है। यहाँ पर बताया गया है कि जो सहयोग ये है वो एकीकरण की एक प्रक्रिया है, यानी कि दो व्यक्तियों को या दो वस्तुओं को एक करने वाली प्रक्रिया जो है वो सहयोग है और मानव की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बिना सहयोग के समाज एक पल भी नहीं चल सकता है। सहयोग समाज के सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। सहयोग समाज को संगठित करता है और व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधता है। सहयोग के द्वारा व्यक्ति एकता के सूत्र में बंधते हैं। वर्तमान जटिल समाजों में सहयोग की प्रक्रिया प्रत्येक स्तर पर अपना कार्य करता है। सहयोग को परिभाषित करते हुए डेविस लिखते हैं कि एक सहयोगी समूह वह है जो ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलजुल करके प्रयास करता है जिसको सब चाहते हैं। अगर कहा जाए सहयोग की क्या परिभाषा है, तो सहयोग की परिभाषा डेविस ने लिखी है कि एक सहयोगी समूह वह है जो ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल करके प्रयास करता है जिसको सब चाहते हैं। ग्रीन के अनुसार सहयोग की परिभाषा, अभी वो डेविस ने दी थी, अभी ये ग्रीन के अनुसार है सहयोग की परिभाषा कि सहयोग किसे कहा जाता है। ग्रीन के अनुसार सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा कोई कार्य करने या अथवा सामान्य रूप से इच्छित किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किए जाने वाला निरंतर और सामूहिक प्रयास है। समाजशास्त्र के शब्दकोश के अनुसार सहयोग वह प्रक्रिया है या क्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्ति अथवा समूह सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने प्रयासों को अधिक संगठित रूप से एक दूसरे से संबंध करते हैं। अब यहाँ पर दोनों परिभाषाओं के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला है। ये बताया गया है कि सामाजिक अंतर क्रिया वह स्वरूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साथ साथ कार्य करते हैं और इस चेतना से प्रभावित रहते हैं कि वास्तविकता में वे एक हैं। यही भावना सहयोग कहलाती है। अब आती है सहयोग की विशेषताएं कि कौन कौन सी सहयोग की विशेषताएं हैं। सहयोग एक सामाजिक प्रक्रिया है जो संघर्ष के विपरीत होता है। सहयोग क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है और संघर्ष के विपरीत होता है, उल्टा होता है। सहयोग के माध्यम से समाज के सदस्य सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सहयोग से सदस्यों का संयुक्तिकरण होता है। सहयोग समाज को संगठित करता है। सहयोग एक निरंतर चलने वाला होता है। सहयोग व्यक्तिगत प्रयत्न नहीं वरन सामूहिक प्रयत्न है। सहयोग सभी समाजों में देखने को मिलता है या है उसका स्वरूप भी कुछ भी हो। सहयोग से समाज में एकीकरण की वृद्धि होती है। अब आते हैं सहयोग के प्रकार। अब सहयोग के द्वारा ही समाज में एकीकरण बढ़ता है, यानी व्यक्ति एक होते हैं। अब प्रकार आते हैं। समाजशास्त्रियों ने सहयोग के भिन्न प्रकार बताए हैं जो निम्न प्रकार हैं। मैकाइवर और पेज ने सहयोग के दो प्रकार बताए हैं, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। ये तो है मैकाइवर और पेज के अनुसार। ये प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं मैकाइवर और पेज। इन्होंने दो बताया। पहला प्रकार आता है प्रत्यक्ष सहयोग, जब अनेक व्यक्ति अथवा समूह आमने सामने यानी कि फेस टू फेस के संबंधों द्वारा संगठित होकर के कोई कार्य करते हैं तो ऐसे सहयोग को प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। जैसे एक साथ मिलकर कई किसान एक साथ कृषि कार्य करते हैं तो उसे प्रत्यक्ष सहयोग कहेंगे। यहाँ पर बताया जहाँ एक या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर के जो काम करते हैं उसको प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। दूसरा आता है अप्रत्यक्ष सहयोग, जब सहयोग करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य तो
समान होता है लेकिन उस उद्देश्य को वे असमान कार्यों के द्वारा पूरा करते हैं तो ऐसा सहयोग अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाता है। श्रम विभाजन ऐसे सहयोग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब श्रम विभाजन है जो ये अप्रत्यक्ष सहयोग का एक उदाहरण है जिसमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके कार्यों को विभिन्न व्यक्तियों में विभाजित कर दिया जाता है। अब दूसरी आती है ऑगबर्न और निमकॉफ द्वारा सहयोग के 3 प्रकार बताए गए हैं। वो तो थे मैकाइवर और पेज के द्वारा बताए हुए। अब ऑगबर्न और निमकॉफ के द्वारा सहयोग के 3 प्रकार बताएं जिसमें पहला प्रकार आता है सामान्य सहयोग। जब कुछ व्यक्ति मिलकर समाज के सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं तो उसे सामान्य सहयोग कहते हैं। उदाहरण, हम भारतीय विभिन्न त्योहारों को सामूहिक रूप से मनाते हैं। दूसरा आता है मित्रवत सहयोग। पहला था सामान्य सहयोग, दूसरा है मित्रवत सहयोग। जब हम किसी विशेष आनंद प्राप्ति के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो ऐसे सहयोग को मित्रवत सहयोग कहते हैं, जैसे साथ में भ्रमण करना, गाना गाना आदि। तीसरा जो सहयोग आता है वो है सहायता मूलक सहयोग। इस प्रकार के सहयोग में पारस्परिक सहयोग की भी भावना पाई जाती है, अर्थात जब किसी विकट परिस्थितियों में पारस्परिक सहयोग की भावना पाई जाती है, अर्थात जब किसी विकट परिस्थितियों में हम किसी की सहायता करते हैं तो ऐसे सहयोग को सहायता मूलक सहयोग कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जब किसी विकट परिस्थिति में हम किसी की सहायता करते हैं तो ऐसे सहयोग को सहायता मूलक सहयोग कहते हैं। उदाहरण के लिए कहीं भूकंप आता है तो भूकंप से हम पीड़ितों की सहायता करते हैं तो ऐसा सहयोग सहायता मूलक सहयोग कहलाता है। अब तीसरी आती है ग्रीन के अनुसार। ग्रीन ने सहयोग के 3 प्रकार बताए हैं। प्राथमिक सहयोग, पहला है प्राथमिक सहयोग। यहाँ पर सहयोग के जो प्रकार मैकाइवर और पेज ने सहयोग के 2 प्रकार बताए थे। ऑगबर्न और निमकॉफ ने भी जो है सहयोग के 3 प्रकार बताए, जिसमें सामान्य सहयोग था, मित्रवत सहयोग और सहायता मूलक सहयोग था। अब ग्रीन ने भी सहयोग के 3 प्रकार बताए, जिसमें प्राथमिक सहयोग, द्वैतिक सहयोग और तृतीयक सहयोग आता है। तो हम देखते हैं प्राथमिक सहयोग। प्राथमिक सहयोग का संबंध प्राथमिक समूह से है। इन समूहों में व्यक्ति और समूहों के स्वार्थों में कोई भिन्नता नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति समूह के कल्याण को अपना कल्याण मानता है। फलस्वरूप प्राथमिक समूहों के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले सहयोग को ही हम प्राथमिक सहयोग कहते हैं, जैसे परिवार, मित्र का साथ देना। फिर दूसरा आता है द्वैतिक सहयोग। आधुनिक जटिल समाजों में द्वैतिक सहयोग पाया जाता है। यह सहयोग व्यक्ति अपने या अपने समूह के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करता है। व्यक्ति दूसरे को इतना ही सहयोग देता है जितने से उसे अपने हितों को पूरा करने में सहायता मिल सके, जैसे राजनीतिक दल, शैक्षणिक संस्थाओं आदि में होता है। अब आता है तृतीय सहयोग। जब समाज में समायोजन के लिए सहयोग करते हैं तब ऐसे सहयोग को तृतीय सहयोग कहा जाता है। यह सहयोग पूर्णतया अवसरवादी है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है प्रतिस्पर्धा। अभी तक हम पढ़ रहे थे सहयोग, अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है जो विरोधी व्यवहार के द्वारा व्यक्ति को दूसरे उद्देश्यों को पराजित करके अपनी निजी स्वार्थों को पूरा करने का प्रोत्साहन देती है। आधुनिक समय में सामाजिक वर्गों के निर्माण में प्रतिस्पर्धा का महत्व सबसे आधारभूत है। प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा में ईर्ष्या, द्वेष और कभी कभी शोषण का भाव निहित होने के कारण इसे साधारणतया पृथक्करण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। लेकिन प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया में न तो केवल व्यक्तियों वरन समाजों में भी विकसित करने की प्रेरणा ही दी है। अब आती है लुंड वर्ग के अनुसार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2 या
अधिक व्यक्तियों का समूह का साथ साथ प्रयत्न ऐसी दशाओं से है कि किसी एक व्यक्ति या समूह का उद्देश्य या प्राप्ति दूसरे के उद्देश्य या प्राप्ति के विरोध में हो, प्रतिस्पर्धा कहलाती है। कहें कि प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं, तो लक्ष्य को प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों समूहों का साथ साथ प्रयत्न ऐसी दशाओं से है कि किसी एक व्यक्ति या समूह का उद्देश्य प्राप्ति दूसरे उद्देश्य या प्राप्ति के विरोध में हो, प्रतिस्पर्धा कहलाती है। अब आता है बोगार्ट्स के अनुसार प्रतियोगिता। अब बोगार्ट्स के अनुसार प्रतियोगिता क्या है? बोगार्ट्स के अनुसार प्रतियोगिता किसी एक ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के विवाद को कहते हैं जो कि इतनी मात्रा में नहीं पाई जाती कि जिससे मांग की पूर्ति हो सके। ये कहना है बोगार्ट्स का कि प्रतियोगिता किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के विवाद को कहते हैं जो कि इतनी मात्रा में नहीं पाई जाती है जिससे कि मांग की पूर्ति हो सके। समाजशास्त्री कोश में प्रतिस्पर्धा को किसी सीमित वस्तु के प्रयोग या आधिपत्य के लिए संघर्ष माना है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्धा सीमित लक्ष्यों को प्राप्त करते समय होने वाले विरोध का एक स्वरूप है। फिर आती हैं विशेषताएं। प्रतिस्पर्धा में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों का होना आवश्यक है। दूसरा, प्रतिस्पर्धा में निरंतरता का गुण विद्यमान होता है। तीसरा, प्रतिस्पर्धा एक सर्वव्यापी तत्व है। चौथा, प्रतिस्पर्धा में सीमित लक्ष्य होते हैं। पांचवा, प्रतिस्पर्धा में आंशिक अचेतना होती है। छठा, प्रतिस्पर्धा में अवैयक्तिकता होती है। फिर आता है प्रकार की प्रतिस्पर्धा व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसी आधार पर गिलीन और गिलीन ने प्रतिस्पर्धा के प्रकार भी बताए हैं। अब यहाँ गिलीन और गिलीन ने प्रतिस्पर्धा के 4 प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार बताए हैं जो इस प्रकार है। पहला है आर्थिक प्रतिस्पर्धा। वर्तमान के युग में उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय, वितरण आदि के क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रतिस्पर्धा आर्थिक प्रतिस्पर्धा कहलाती है। प्रत्येक उत्पादक गला काट प्रतिस्पर्धा के द्वारा अपने हितों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। उदाहरण के लिए बाजार में नहाने के कई प्रकार के साबुन विद्यमान हैं जिनमें विज्ञापनों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा और अधिक बढ़ा दी गई है। दूसरी आती है सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा का आरंभ दो संस्कृतियों के संपर्क से होता है जिसके फलस्वरूप दोनों सांस्कृतिक समूह अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं का अधिक से अधिक प्रसार करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रदेशों का खान पान, रहन सहन, नृत्य आदि। तीसरा आता है पद और कार्य संबंधी प्रतिस्पर्धा। वर्तमान में पद और कार्य संबंधी प्रतिस्पर्धा तीव्र रूप में देखने को मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में संवैधानिक रूप से उच्च पद प्राप्त करना चाहता है क्योंकि समाज में उच्च पद के साथ सम्मान जुड़ा रहता है। अर्थात जो व्यक्ति अब जितने ऊंचे पद पर है उसका उतना सम्मान या प्रतिष्ठा भी समाज में उतनी ही अधिक होती है। ऐसा करते समय व्यक्ति दूसरे के हितों की परवाह नहीं करते। उदाहरण के लिए प्रशासनिक सेवा में जाने वाला व्यक्ति प्रशासनिक पद को पाने के लिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा करता है। फिर आती है चौथी प्रजातीय प्रतिस्पर्धा। प्रजातीय प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य उस प्रतिस्पर्धा से होता है यह जो व्यक्ति में रंग, रूप, बनावट आदि के आधार पर की जाती है। हालांकि शरीर आधार पर कोई प्रजाति उच्च व निम्न नहीं होती, लेकिन फिर भी प्रजाति के आधार पर समाज में स्त्रीकरण आज भी देखने को मिलता है। इस स्त्रीकरण में सफ़ेद चमड़ी वाले इस प्रतिस्पर्धा में बताया गया
कि इस स्त्रीकरण में सफ़ेद चमड़ी वाले अपने आप को काली चमड़ी वालों से श्रेष्ठ मानते हैं, अर्थात गोरे व्यक्ति अपने आप को काले व्यक्तियों से ज़्यादा श्रेष्ठ समझते हैं, ज़्यादा उच्च समझते हैं। इसी आधार पर उनमें प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा में उपयुक्त प्रकारों के अतिरिक्त वर्तमान समय में कई प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई हैं, जैसे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आदि प्रतिस्पर्धा भी आधुनिक समाजों में देखने को मिलती है। संघर्ष समाज को पृथक्करण करने वाली प्रक्रियाओं में संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जिस प्रकार सभी समाजों में सहयोग पाया जाता है उसी प्रकार संघर्ष भी सभी समाजों में पाया जाता है। जब प्रतिस्पर्धा लक्ष्य से हटकर प्रतिस्पर्धा करने वालों पर केंद्रित हो जाती है तो वह संघर्ष का रूप ले लेती है, अर्थात जब प्रतिस्पर्धा अनियंत्रित हो जाती है तो वह संघर्ष का रूप लेती है। इस स्थिति में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समूह को हानि पहुंचाकर अपने हितों को पूरा करने का प्रयत्न करने लगता है। ऐसी स्थिति में समाज में नियंत्रण के साधन मात्र दिखाने के लिए रह जाते हैं। अब आती है संघर्ष किसी व्यक्ति अथवा समूह के द्वारा किया गया वह अर्थपूर्ण प्रयत्न है जो शक्ति, हिंसा, प्रतिकार अथवा विरोध के द्वारा अन्य व्यक्तियों अथवा समूहों की प्रक्रिया में बाधा डालता है। संघर्ष में क्रोध और घृणा की भावना ही नहीं वरन हिंसा, आक्रमण, क्रूरता के तत्वों का भी समावेश होता है। गिलीन व गिलीन के अनुसार संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्ति अथवा समूह अपने विरोधियों को हिंसा द्वारा अथवा हिंसा की धमकी देकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार संघर्ष किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की इच्छा का जानबूझकर विरोध करने, रोकने, उसे शक्ति से पूर्ण कराने से संबंधित प्रयत्न है, ऐसा मानना है ग्रीन का। वो कहते हैं कि संघर्ष किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा व्यक्तियों की इच्छा को जानबूझ करके विरोध करने, उसे रोकने अथवा उसे शक्ति से पूर्ण करने से संबंधित प्रयत्न है। अब आती किंग्सले और डेविस के अनुसार प्रतिस्पर्धा के परिवर्तित रूप को ही संघर्ष कहा जाता है। किंग्सले और डेविस ने बड़ी सरल सी परिभाषा दी है, कहा है कि प्रतिस्पर्धा के परिवर्तित रूप को ही संघर्ष कहा जाता है। आपके अनुसार प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में केवल मात्र का ही उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संघर्ष व्यक्ति या समूह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरे व्यक्ति या समूह को कार्य करने से हिंसा या हिंसा का दिखावा करके रोकने का प्रयास करता है। अब आती है विशेषताएं। संघर्ष दो व्यक्तियों अथवा समूह के बीच होने वाले प्रयास हैं जिनमें प्रत्येक पक्ष हिंसा, विरोध, आक्रमण, उत्पीड़न अथवा घृणा के द्वारा दूसरे पक्ष के विचारों अथवा लक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयत्न करता है। संघर्ष उसी स्थिति में होता है जब एक व्यक्ति अथवा समूह के स्वार्थ और विचार दूसरे व्यक्ति अथवा समूह से बिल्कुल भिन्न और कभी-कभी विरोधी होते हैं। तीसरा, संघर्ष सदैव चेतन प्रक्रिया है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष की समस्त गतिविधियों का ध्यान रखते हुए करता है। चौथा, संघर्ष समय व स्थान का सापेक्ष होता है। संघर्ष में अस्थायित्व का गुण होता है, अर्थात वह निरंतर नहीं रहता। फिर छठा आता है, संघर्ष अवसरवादिता पर निर्भर करता है। सातवां, संघर्ष सार्वभौमिक होता है। अब आते हैं संघर्ष के प्रकार। संघर्ष के प्रकार, पहला आता है व्यक्तिगत संघर्ष। व्यक्तिगत संघर्ष उस संघर्ष को कहते हैं जब संघर्षशील व्यक्तियों में व्यक्तिगत रूप से घृणा होती है, व्यक्तिगत रूप से घृणा होती है, अर्थात वह अपने हितों के लिए, अपने स्वयं के हितों के लिए अन्य को शारीरिक हानि पहुंचाते हैं
तो इस प्रकार के संघर्ष में व्यक्ति एक दूसरे को समाप्त करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा आता है प्रजातीय संघर्ष। प्रजातीय संघर्ष जब व्यक्ति शारीरिक भेदभाव के कारण व्यक्तियों का वर्गीकरण करता है तो उसे हम प्रजाति कहते हैं। यह संघर्ष समूहगत होता है, जैसे श्वेत एवं काले लोगों में संघर्ष होता है। अब तीसरा आता है वर्ग संघर्ष। ऐसे संघर्ष के बारे में कार्ल मार्क्स ने अपनी व्याख्या की है। उनके अनुसार समाज के हर युग में दो वर्ग रहे हैं और ये वर्ग हमेशा से ही संघर्षरत रहते हैं। इस संघर्षरत रहते हैं। इन वर्गों का निर्माण उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर होता है। इसी आधार पर आपने वर्तमान में पूंजीपति व श्रमिक वर्ग की चर्चा की है, जो आपस में अपने हितों के लिए संघर्षरत रहते हैं। अब अगला आता है राजनीतिक संघर्ष। इस प्रकार के संघर्ष को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला अंतर्देशीय राजनीतिक संघर्ष। जब एक ही देश में विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए या अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए दूसरे राजनीतिक दल से विरोध करता है तो ऐसा विरोध अंतर्देशीय राजनीतिक संघर्ष कहलाता है। जैसे भारत में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, साम्यवादी पार्टी आदि पार्टियों के बीच होने वाला संघर्ष। दूसरा आता है अंतर्देशीय राजनीतिक संघर्ष। जब एक देश का दूसरे देश के साथ संघर्ष होता है तो ऐसे संघर्ष को अंतर्देशीय राजनीतिक संघर्ष कहते हैं। जैसे भारत व पाकिस्तान में होने वाला संघर्ष। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज में निरंतर कई प्रकार के सामाजिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इन प्रक्रियाओं में सहयोगात्मक प्रक्रिया तो समाज को जोड़ने का कार्य करती है और प्रतिस्पर्धा व संघर्ष के माध्यम से समाज में नवीन आविष्कार व नवीन सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण होता है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि समाज में संघर्ष सहयोग के अधीन होता है। धन्यवाद।